ठीक है ना। पार्ट सी से द प्लेट इन बी इज कवर्ड विद मड, मतलब मैंने इस प्लेट को मड से कवर कर दिया है और जो है ना ये अभी स्टेशनरी है। अच्छा, जब मैं इसको रोटेट करना शुरू करूंगा तो ऑफ कोर्स होगा क्या कि वी विल सी कि आपका जो मड है ना वो क्या हो रहा है, इट विल स्लिप ऑफ हो रहा है प्लेट से ना, ठीक है ना। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि अब आप बताएं कि पहले आप किस एरिया का जो है मड आप देखेंगे कि वो स्लिप ऑफ हो रहा है। एज वाला, एज पे जो मड है वो पहले आपका फ्लिप ऑफ हो रहा है प्लेट से, या जो आपका सेंटर के करीब है मड वो फ्लिप ऑफ हो रहा है पहले, ठीक है ना। तो आपने बताना है एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो है वो कौन सा जो है वो बर्ड नियर द एज और नियर द सेंटर ऑफ द प्लेट विल आइदर स्लिप ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। और we will be observing it. Why? Because we are gradually increasing the angular speed. The angular speed हम increase कर रहे हैं gradually, तो we'll see this thing happening. अच्छा, तो अब जो है आपके पास मैं इसके बिहाइंड पहले तो एक लेट अस डिस्कस फर्स्ट। देखो मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ पहले कि एफ सी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो आपको समझ आ गई थी। इज इट सो और नॉट मिस हुआ? ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये आपको क्लियर थी, इसमें कोई इशू तो नहीं था? जी सर, ये क्लियर थी। अच्छा, अब मैं अगर बात करूँ ना, मैं आपको पहले प्लैनेट से कंपेयर करता हूँ। अगर हम प्लैनेट सिस्टम की बात करूँ, सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स की बात करूँ, तो वहां पर आपकी एफ सी जो है ना वो दरअसल किसके बराबर है? एफ जी के। तो जैसे जैसे आपका आर बढ़ता जाता है, इफ यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सन, ठीक है ना, तो आपकी एफ सी जो है ना बढ़नी चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मैं आर अगर बढ़ा रहा हूँ, मैं मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम द सन, तो एफ सी आपकी बढ़नी चाहिए, यानी इन अदर वर्ड्स आपकी एफ जी बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इट हैपेंस रिवर्स, रिवर्स ऑफ दिस हैपेंस एक्चुअली। आपकी एफ जी जो है ना वो कम हो रही होती है, यानी इसका मतलब ये कि आपकी एफ सी कम हो रही है। अब आर बढ़ाने से एफ सी, यहाँ पे मैथमेटिक्स सेज दैट इफ यू आर इंक्रीजिंग आर, एफ सी मस्ट इंक्रीज, बट व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली कि आपकी एफ सी डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि यू नो कि आपकी एफ जी डिक्रीज हो रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ सी डिक्रीज हो रही है तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि ऑल्दो आर तो बढ़ रहा है एज यू आर मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी एंगुलर स्पीड जो है ना उससे ज्यादा कम हो रही है, ठीक है ना। आपका आर बढ़ रहा है लेकिन फिर आप, क्योंकि मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो व्हाट इज गोइंग टू देन मेक दिस एफसी गो डाउन इज अ डिक्रीज इन द एंगुलर स्पीड। और चूंकि इस पे स्क्वायर है तो इस पे आपका थोड़ा सा भी डिक्रीज जो है ना दैट विल बी लाइक, अगर मैं इवन हाफ भी करूं तो इसका स्क्वायर होके 1/4 हो जाएगी आपकी एफ सी, ठीक है ना। रेडियस में अगर 2 टाइम्स कर रहा हूँ और उसको मैं आधा कर रहा हूँ तो ये 1/4 हो जाएगी और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपकी एफ सी डिक्रीज हो जाएगी, यानी हाफ हो जाएगी, कहने का मतलब ये। तो आपका स्मॉल डिक्रीज इन एंगुलर स्पीड एक्चुअली मेक्स एफ सी डिक्रीज मोर देन कंपेयर टू आर। तो आर में आपका जो एंगुलर स्पीड है ऑफ द प्लैनेट उसमें आपका ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आता है, इट एक्चुअली सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई यू हैव एन ओवरऑल decline in the FC of the planet, ठीक है ना। एंड सो द एफजी, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसा होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आप जैसे जैसे फार अवे जाते रहते हैं फ्रॉम द सन, तो आपके पास प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, कंपेयर टू अर्थ में अगर करूं तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव अ मच लोअर एंगुलर स्पीड बिकॉज they complete one revolution on the earth in lot more time than compared to the earth, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उनकी एंगुलर स्पीड हैज सिग्निफिकेंटली गोज डाउन, ठीक है ना। दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स इज, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे दरअसल एफ सी जो है ना, इट्स एफ जी इज नॉट द सोर्स ऑफ एफ सी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जो एफ सी की सोर्स है दैट इज नॉट एफ जी, ठीक है।
तो आपके पास बेसिकली यू हैव टू नाउ थिंक कि आपके पास आर यू नो आपके पास जो एट द एज की अगर मैं बात करूं तो at the edge you have much greater R than when you are at close to the center. And if the mass is placed, if the mud over here has is going to be have a smaller radius than compared to the mud at the edge. तो आपका जो R है at the edge that is greater. So FC is greater at the edge. ठीक है ना, आपका R जो है वो at the edge greater है, जिसकी वजह से आपकी FC जो है ना that will be greater. अच्छा, हमने जो लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि मड हो या कोई भी, हमने यहाँ मड की जगह एक मास प्लेस किया हुआ था। तो मुझे बताओ कि आपके पास आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं ना ओमेगा, ठीक है ना, ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर रहे हैं ओमेगा। अच्छा, मुझे पता है हमने एक लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करी थी इन रेवोल्यूशंस पर मिनट कि इतनी रेवोल्यूशंस पर मिनट पे जब आपकी एंगुलर स्पीड पहुंच जाएगी तो फिर आपका मास विल बी सीन टू स्लिप ऑफ, ठीक है ना। तो अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि हमारी जब आपकी इतनी कोई एंगुलर स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना, आर, चलो मैं अगर मास को इधर प्लेस कर दूं, उसका आर आपका फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एंगुलर स्पीड आपकी बढ़ रही है, ठीक है ना, एंगुलर स्पीड आपकी बढ़ी, आर आपका चेंज हो रहा है, लेकिन एंगुलर स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर यहाँ पे ये कोई लिमिटिंग वैल्यू है 43 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो इस वैल्यू पे आकर आपकी जो है ना एफसी भी फिर क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू है ना, अगर आप आर नहीं चेंज कर रहे, एम नहीं चेंज कर रहे, तो ओमेगा चेंज होने की वजह से आपकी एफसी भी चेंज हो रही होगी ऑन द मास। तो यानी कि बिफोर यू सी द मास स्लिप ऑफ, तो जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है एंगुलर स्पीड की, उस वो आपकी दरअसल एफसी की लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है अगर मैं मड एट द एच की बात करूं, अगर मैं मड एट द एच की बात करूं, तो विल यू एग्री कि आपके पास जो मड एट द सेंटर है, अगर मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे मड एट द सेंटर है या मड एट द एज है, तो मुझे एक बात बताएं आप कि जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है एफसी की, वो ज्यादा जल्दी, देखो ना, मुझे पता चल गया कि आपका जो मास है एट द एज वो स्लिप ऑफ होगा एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एफसी पे, क्योंकि मेरे पास एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड है जिस पे आपका मास स्लिप ऑफ हो रहा है, तो कॉन्सिक्वेंटली आपकी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एफसी भी होगी जिस पे आपका फिर मास स्लिप ऑफ हो रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर ओमेगा की एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो एक लिमिटिंग वैल्यू आ गई तो एफसी की भी आ जाएगी। तो अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं इसी मास को ले जाता हूं क्लोज टू द सेंटर, तो आपका क्या, व्हाट विल बी द इफेक्ट कि आपका आर जो है वो कम हो जाएगा। अब आपका आर कम हो जाएगा तो आप मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, आपकी जो है ये ओमेगा बढ़ जानी चाहिए नहीं बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जी आप सर। क्योंकि अब क्या होगा कि ये रेवोल्यूशन ज्यादा होगी, यानी कि जो आपकी एक लिमिटिंग वैल्यू है ना एफसी की, जिस पे आप देखोगी कि आपका मास स्लिप ऑफ हो रहा है, अब वो होगा स्लिप ऑफ जब आप मजीद और एंगुलर स्पीड बढ़ाएंगे दरअसल, क्योंकि आपने आर कम कर दिया। जब आपने आर कम कर दिया, नाउ यू हैव सम मोर स्पेस और मार्जिन कि आप और एंगुलर स्पीड बढ़ा दें, तो फिर आपकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ सी रीच होगी और फिर आप सीन करेंगे मास फ्लिप ऑफ। तो सेम गोज फॉर द मर्ड, क्योंकि मर्ड को अगर मैं एज और जो क्लोजर टू द सेंटर है अगर मैं कंपेयर करूं, तो जो आपकी एफ सी है, जो मर्ड आपका एट द एज है, तो उस पर आपकी एफ सी की जो लिमिटिंग वैल्यू है ना वो जल्दी रीच हो जाएगी, ठीक है ना, कंपेयर टू दी FC at the center. So FC is greater at the edge. तो
limiting value of FC before mud slips off. Reaches earlier. तो आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू FC की वो जल्दी आ जाएगी. So mud at the edge will then be seen to slip off first. Mud at the edge will leave the plate first. तो अब आपकी जब for mud at the edge, क्योंकि उसका R ज्यादा है, तो अब आप जब ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं ओमेगा को, तो फिर आपके पास आपकी जो FC की लिमिटिंग वैल्यू है, तो यू वोंट बी एबल टू इंक्रीज ओमेगा मच फॉर द मड एट R. ठीक है ना. अगर मैं देखो R, दोनों की R की फिक्स वैल्यू है. एक की R की वैल्यू छोटी है, एक की कम है. मतलब एक की R की वैल्यू इज लेस देन दी अदर. ठीक है ना. तो जिसकी R की वैल्यू कम है, उसमें आप FC की लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचने के लिए यू कैन एक्चुअली इंक्रीज मोर. यू कैन इंक्रीज द एंगुलर स्पीड मोर कंपेयर टू द अदर. अगर आप एंगुलर स्पीड ज्यादा बढ़ा सकते हैं कंपेयर टू द अदर, इसका मतलब ये है कि यू कैन एक्चुअली इंक्रीज the number of revolutions before the mass of the mud is seen to slip off. But that means that particular thing, that the mass of mud will leave later than the one that is placed at a bigger radius at the edge. ठीक है ना. So that's what the concept is. कि आपका mud for mud at the edge, आपकी R की जो value है that is greater. So आपकी जो FC की limiting value है, that before the mud slips off reaches earlier. ठीक है ना. You won't be able to increase the angular speed much compared to what you can actually do for mud at the center or close to the center. तो इस वजह से आपकी FC की value will reach earlier, and so mud at the edge will leave the plate first. It all depends on कि आप angular speed किसकी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं before the limiting value of FC is reached. तो अगर आप जो है ओमेगा, of course that can happen for the mud that is close to the center. Is it clear or not, Ms. Zoa? जी सर क्लियर है. अच्छा, अब आगे चलते हैं. तो चीजें बहनों देखेंगे कल आप नहीं तो आप 3 आदमी महंगी वाली शर्ट है. हाँ. अच्छा, अब देखते हैं इधर. A vertical peg is attached to the edge of an horizontal disc. ये एक पैग है जिसको हमने at the edge of the disc हमने attach किया हुआ है. इस डिस्क का रेडियस R है. ठीक है ना, as shown. Everything is there. अच्छा, the disc rotates at constant angular speed, यानी इसकी angular speed change नहीं हो रही. और a horizontal beam of parallel light produces the shadow of the peg on the screen. जैसे ये रोटेट कर रही है और इस पे लाइट शाइन कर रही है, तो इस पैक का जो शेडो है वो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है ना, एज शोन. एवरीथिंग इज शोन. अच्छा, एट टाइम 0 द पैग इज एट P. ठीक है ना. एट टाइम 0, मतलब व्हेन यू स्टार्ट द स्टॉप वॉच, द पैग इज एट P. यहाँ पर पैग है. It's the reference position or mean position, producing a shadow on the screen at S. At time t, the disc has rotated through angle theta, यानी कि after a certain time t, the peg is rotated with an angle theta. This is actually your angular displacement. ये इसकी क्या है? Angular displacement है. ठीक है ना. ये इसकी ना angular displacement है. मैं लिख देता हूँ peg की after time t. ठीक है.
अच्छा, the peg is now at R, okay, producing a shadow at Q, okay. Determine in terms of omega and T the angle theta. अच्छा, this is R, this is also going to be R. Now let me draw a vertical line. तो मुझे एक ना रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनानी है या इक्वेशन बनानी है. तो आपके पास सिंपली ओमेगा जो है दैट विल बी व्हाट. ओमेगा क्या होता है? दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम टेकन. जो उतनी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन हाउ मच टाइम इट हैज टेकन टू अंडरगो दैट डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाट ओमेगा इज. और इनफैक्ट अगर मुझे टाइम पीरियड पता है देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होती है. The time period is the time taken for undergoing an angular displacement of 2 pi radians or 360 degree. तो अगर मैं time period use कर रहा हूँ तो then the angular displacement is going to be 2 pi. If that angular displacement is just some other value theta, so the time is going to be just t. So omega is theta over t, angular displacement over time. That's अच्छा. In terms of omega t, the distance sq. अभी जो sq है ये मुझे इसकी लेंथ निकालनी है. और मैंने क्या किया है कि ये एस क्यू एक वर्टिकल लाइन है, मैंने इधर एक पैरेलल इसकी वर्टिकल लाइन इधर बना दी. इट मींस कि जो ये वैल्यू जो इसकी एक्सप्रेशन होगी वो इसकी भी होगी. और ये क्या है? इफ यू नो व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. जी मिस, वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता है बेटा? जी सर. तो आपके पास दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज 90 डिग्री. इट्स अ वर्टिकल लाइन, सो दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. ये तो पता है ना? नहीं पता तो जी सर पता है. तो ये आर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया. सो नाउ व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? तो अच्छा, आगे बाद ये थीटा है, ये थीटा हो गया. अच्छा, जो थीटा के ऑपोजिट होता है ना, मतलब हम क्या करते हैं, साइन थीटा. साइन थीटा इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस. कॉस थीटा इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस. तो थीटा के ऑपोजिट कौन सी साइड है नहीं पता, मतलब ये तो मैंने अभी लिख दिया. थीटा के ऑपोजिट ये साइड है और थीटा के एडजेसेंट ये साइड है, और ये मुझे निकालनी है इन टर्म्स ऑफ आर. तो ये क्या होगी कि मैं साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और इसी तरह कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस. हाइपोटेनस आर है मेरी. तो आपकी ओ क्या हो जाएगी देन? इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा, मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एडजेसेंट क्या हो जाएगी? आर कॉस थीटा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो ये दरअसल क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं. तो जो भी आपके थीटा का ऑपोजिट वाला कंपोनेंट होता है ना, वो हाइपोटेनस टाइम्स साइन थीटा होता है. साइन कंपोनेंट भी कहते हैं उसको. और जो थीटा के एडजेसेंट वाला कंपोनेंट होता है वो दरअसल कोसाइन कंपोनेंट होता है. उसको हाइपोटेनस टाइम्स कॉस थीटा, हाइपोटेनस कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. तो अब आपके पास, तो मेरे पास एस क्यू क्या आ जाएगा? दरअसल एस क्यू इज सिंपली गोइंग टू बी दिस वन. थीटा के ऑपोजिट वाला कंपोनेंट है, तो हाइपोटेनस टाइम्स साइन थीटा, आर साइन थीटा होगा. अब मुझे ये निकालना है एस क्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी एंड आर. इसमें थीटा नहीं आना चाहिए, तो मैं थीटा ऊपर से क्या करूंगा, आई एम गोना टेक द सब्स्टिट्यूशन. थीटा इज इक्वल इनटू ओमेगा टी. ऊपर से मैंने थीटा को सब्जेक्ट बना लिया, और फिर ये थीटा मैंने इधर प्लेस कर दिया. इज इट क्लियर और नॉट? तो आर साइन ओमेगा टी आ गया. बात समझ आई या नहीं आई? सर ये लास्ट स्टेप समझ नहीं आया. मुझे थीटा नहीं करना, मुझे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी एंड आर. मुझे पता है कि एस क्यू जो है, एस क्यू जो है वो आर साइन थीटा है, लेकिन मुझे इस आर साइन एस क्यू को ना इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी एंड आर एक्सप्रेस करना है. इन टर्म्स ऑफ थीटा नहीं होना चाहिए इसमें. तो मैंने क्या किया, थीटा को रिप्लेस किया ओमेगा टी से. क्यों? क्योंकि थीटा ऊपर से मैंने, मेरे पास इक्वेशन थी, तो मैंने थीटा को सब्जेक्ट बना लिया ओमेगा टाइम्स टी, और वो यहाँ पे प्लेस कर दिया. ठीक है. जी सर. सवाल खत्म.
अच्छा भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट बी है ये दरअसल एक आपका जो है ना दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, थर्ड टॉपिक से, तो वो फिर जब वो कवर कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या है ये। ठीक है ना, आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका पार्ट सी भी है। पार्ट सी क्या है भाई? The disk has radius r of 12 centimeter and it is rotating with an angular speed। यानी अब आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और निकाल लेना है। आपको ओमेगा दे दिए, आर दे दिए, ठीक है ना, तो आप फॉर्मूला यूज कर लें। ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ओमेगा, ओमेगा क्या होती है? ओमेगा इज 2 पाई ओवर टी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐसे आप डिटरमिन क्या करें, फ्रीक्वेंसी को आप लिंक क्या करें टाइम पीरियड से, और टाइम पीरियड को लिंक क्या करें ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, कोई और एंगल या टाइम नहीं दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड और ओमेगा की रिलेशनशिप क्या है, 2 पाई ओवर टी। जरा आप ओमेगा क्या है, 4.7 इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। तो जरा टी बताओ क्या आ रहा है बेटा? सर मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। यार ऐसा तो नहीं करो यार। तो एफ इक्वल टू जो भी टी आएगा 1/टी, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मैं इसको रब करके ना आपको शो कर देता हूँ, ठीक है ना। इज इट क्लियर और नॉट? जी सर। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। अब एंगुलर स्पीड की बात नहीं कर रहा है, लीनियर या टेंजेंशियल स्पीड की बात कर रहा है। तो उसके लिए वी गोना रिकॉल v इक्वल्स टू ओमेगा r, v इक्वल्स टू ओमेगा इज 4.7 एंड मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, एंगुलर स्पीड तो कांस्टेंट है, और मैक्सिमम स्पीड क्या होगी जब आपका r मैक्सिमम होगा, यानी एट द एज, और आपका पैक भी एट द एज ही है। तो ये r है क्या वैसे, 12। तो v क्या आ जाएगा आपका, 4.7 टाइम्स 12 इज 56.4 meters per second. Is it clear or not? क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन रेडियन, दोबारा लिख देता हूँ। वन रेडियन इज दी, वन रेडियन इज, आपको ना बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इज दी एंगल सबटेंडेड एट द center of the by an arc of length equal in length to the radius of the, ठीक है ना। by an arc, by an arc equal in length to the radius of the circle। अच्छा, अब आ जाए, लेट्स डू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपके पास a stone of weight 3 Newton is fixed using glue to one end P of a rigid rod CP as shown in figure 1.1
ठीक है ना. Stone of weight 3 Newton is fixed using glue to one end P of a rigid rod CP as shown in figure 1.1. ये आपका एक रॉड है जिसके वन एंड पे आपका जो है ना ये एक स्टोन फिक्स हुआ हुआ है और ये रोटेट कर रहा है. ठीक है ना. The rod is rotated about end C so that the stone moves in a vertical circle of radius 85. अभी जो एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है ये एक वर्टिकली देखो ये जरूरी है. वर्टिकल सर्कल ये बहुत जरूरी है. हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे होता है और वर्टिकल सर्कल ऐसे होता है. ठीक है ना. आप खुद इमेजिन कर सकते हैं. तो इट्स अगेन इम्पोर्टेंट. ठीक है ना. वर्टिकल सर्कल एक इम्पोर्टेंट है. of radius 85 centimeter. The angular speed omega of the rod and stone is gradually increased from 0 until the glue snaps. ठीक है ना. एंगुलर स्पीड जो है रॉड की वो अगेन इंक्रीज की जा रही है फ्रॉम 0 until you see the glue snaps or the glue seem to slip off. The glue fixing the stone snaps when the tension in it is 18 Newton. For the position of the stone at which the glue snaps, on the dotted circle of figure 1.1 mark with the letter S the position of the stone. अच्छा मैं आपको बताता हूँ पहले रीजन. पहले मैं आपको सब कुछ डिस्कस करता हूँ. देखिए मैंने ना 4 पोजीशंस बनाई हैं. आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख लें. पहले पार्ट 2 बाद में करते हैं. मैंने आपको ना 4 पोजीशन बताई है. जब ये वर्टिकल सर्कल है और ये वर्टिकली अबव सेंटर है. When it is on the west of the center, when it is on the east of the center, when it is at the south of the center, when it is at the north, when it is at the west, south and east of the center. ठीक है ना. This rod or this stone, मैं stone को consider कर रहा हूँ. And what I have done is कि now the thing we have the tension in it, this tension in the rod. मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपकी जो टेंशन है when you have anything attached to a string and you just make it move in a circular path, so you have the tension acting as your centripetal force. That's the source of centripetal force is the tension in the rod of the string. So that's a fact. But now because it's moving in a vertical circle, so the thing has changed a little bit because we have discussed कि आपकी जो centripetal force है ना वो होती है रिजल्टेंट फोर्स. और जरूरी नहीं है कि आपकी जो FC हो दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू वन सिंगल फोर्स. इट मे बी a resultant of it can be a resultant of 2 or more forces. और जब आपका कोई ऑब्जेक्ट या स्टोन जो है एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होता है ना तो उसमें इट डज हैपेंस कि आपकी जो FC है दैट इज जस्ट नॉट इक्विवेलेंट टू टेंशन. बिकॉज ओवर हियर you're going to have the FG and T both acting downwards towards the center, which means that the resultant force or the FC must be equivalent to the sum of both of them. They are acting in the same direction, so FC and or F net or over here FC is going to be equivalent to the sum of both. Similarly, when you have it at the bottom, at the south of the center, this stone, so you're going to have then FG acting downwards and T acting upwards. So F net or the FC is going to be again the sum, but FG going to have the different direction. It's going to be T minus FG. One is going to be positive and another is going to be negative. ठीक है ना. एक positive ले लेंगे एक negative because they have different directions. T is acting upwards towards the center. It's always away from the object along the rod लेकिन away होगी from the object. So it's going to be acting towards the center. FG will be again acting downwards vertically. So मैंने एक को positive ले लिया एक को negative ले लिया. तो FC and F net यानी FC is going to be T minus FG.
अच्छा, when the stone is at the east position, now over here you're not going to have FG acting along the rod, either in the same direction as SG or the opposite direction. आपकी जो FG है, that's not acting along the rod, so that is not going to be counted or taken into account when calculating the FC. So आपकी you just have T acting towards the center of the along the rod towards the center of the circular path. So F net or FC is just going to be equivalent to T, and same goes for when the stone is going to be at the east of the center. Is it clear or not, Zoha? जी सर. So that's how you analyze the situation. तो ये तभी मैंने यहाँ पे वर्टिकल सर्कल को मैंने हाईलाइट कर दिया था. ये चीज आपने अंडरस्टैंड करना, इसको ध्यान में रखना जरूरी है. और ग्लू आपकी जो है ना, जब स्नैप होती है तो आपकी टेंशन 18 न्यूटन है. ठीक है ना. ग्लू जब आपकी स्नैप होती है तो आपकी टेंशन क्या है, 18 न्यूटन. यानी आपकी दरअसल क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है टेंशन की. जब आपकी टेंशन इन द रॉड मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगी तो आपकी ग्लू स्नैप हो जाएगी. ठीक है ना. अच्छा, अब आपको ये बताना था कि भाई किस पोजीशन पे आपकी ग्लू स्नैप करेगी. ठीक है ना. आपको ये बताना है कि फॉर द पोजीशन ऑफ द स्टोन यू हैव टू ड्रॉ ऑन द डॉटेड सर्कल, you have to mark the letter S of the position of the stone when you will see the glue snapping off. तो अब आपने सोचना ये है कि अच्छा, तो आपके पास ग्लू स्नैप ऑफ होने का रीजन क्या है. ठीक है ना. ग्लू स्नैप ऑफ होने का रीजन ये है कि आपके पास जो FC है वो मिनिमम हो, क्योंकि FC ही दरअसल क्या करती है, इट एक्चुअली मेक्स द ऑब्जेक्ट or holds the object in a circular motion. जो भी आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, that's because of the centripetal force, resultant force, उसकी वजह से. And if somehow you reduce the source, or if you just somehow remove the source of FC, you will have then the object moving in the direction tangent to the position at that instant. तो snap off होने का मतलब ये है कि the FC when the value of the FC reaches its minimum value, only then you will find that you will observe the glue snapping off between the stone and the rod. अब मेरे चारों पोजीशन पे, ये चार ना एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और इन पे ही ऑफ कोर्स इन्हीं चारों में से किसी एक पे मैं देखूंगा कि स्नैप ऑफ हो रही है ग्लू. तो आई वुड फाइंड कि मेरे पास ये मैंने चारों केसेस में FC की जो है ना वो बना लिए हैं equations, and just by looking at the equations, not even putting in the values, मैं देख के बता सकता हूँ कि किस पोजीशन पे आपकी FC मिनिमम होगी. तो यहाँ पे FC T के बराबर है, यहाँ T से ज्यादा है, यहाँ T से कम है, तो इनफैक्ट मिनिमम जो है ना वो यहाँ पर होगी. इज इट क्लियर और नॉट मिस हुआ? जी सर क्लियर है. That is this is the position where we're gonna see the glue snapping off between the stone and the rod. और ये आपकी दरअसल पोजीशन ऑफ है, ये दरअसल आपकी है पोजीशन ऑफ मिनिमम FC. जी बच्चा, बात समझ आई या नहीं आई? जी सर समझ आ गई. अच्छा, तो अब आप उसके बाद जब ये ग्लू स्नैप ऑफ होगी तो उस वक्त इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी. अब एंगुलर स्पीड आप ग्रेजुअली बढ़ा रही हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगुलर स्पीड पे जब आपकी स्टोन इस पोजीशन पे आएगा तो वो स्नैप ऑफ होगा. नहीं, ऐसा भी नहीं. सही है ना. ऐसा भी नहीं है. एक सर्टेन वैल्यू आपका एक लिमिटिंग वैल्यू है FC की, तो जब वो रीच हो जाएगी तो फिर आपकी ग्लू स्नैप ऑफ होगी. तो उसके लिए मैं क्या फाइंड आउट करूंगा कि मैं एंगुलर स्पीड, देखो जैसे आपने ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू हुई तो आपकी देयर विल बी सेवरल वैल्यूज ऑफ ओमेगा और एंगुलर स्पीड, जिस पे आपकी स्टोन इस पोजीशन पे आएगा तो स्नैप ऑफ नहीं होगी. हाँ, जब आपकी ओमेगा इंक्रीज होकर एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंच जाएगी, देन फॉर दैट वैल्यू जब आपका जो स्टोन है इस पोजीशन पे आएगा तो स्नैप ऑफ होगा. ठीक है ना. तो अब मुझे आई जस्ट नो कि आपकी FC मिनिमम होनी चाहिए
for glue to snap off, तो मैंने इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है ना, ये मैंने इक्वेशन यूज करनी है। और एफ सी होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, इक्वल्स टू टी। अच्छा, जब ग्लू स्नैप ऑफ हो रही है उन्होंने बता दिया टी 18 है, एफ जी तो सेम रहेगी चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, एंड दैट्स गोइंग टू बी मास कितना है, अच्छा वेट 3 न्यूटन दिया, m is going to be 3 divided by 9.81 times omega square times the radius which is 0.85 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इक्वल्स टू 15। उसके बाद फिर मैंने ओमेगा फाइंड आउट कर लिया, दैट्स कमिंग आउट टू बी 7.61 रेडियंस पर सेकंड। इज इट क्लियर और नॉट मिस जोआ? सर वो बीच में आपकी आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूँ कि आई नीड टू यूज दिस इक्वेशन दैट वुड यील्ड मी मिनिमम एफसी, तभी आपकी ग्लू स्नैप ऑफ हो रही है। टी मुझे पता है जब ग्लू स्नैप ऑफ हो रही है 18 न्यूटन है, एफ जी तो सेम रहेगा 3, एम क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 9.81, ओमेगा स्क्वायर रेडियस आपका दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर यानी 0.85, आपने रीअरेंज करके ओमेगा की वैल्यू निकाली 7.61 रेडियंस पर सेकंड, दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट मिस जोहा? जोहा, इज इट क्लियर बेटा और नॉट? जी सर क्लियर है। Why Ariba didn't join when I just told her that class 5:30 को शुरू हो जाएगी, ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा भाई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय रेडियन? अगेन हर क्वेश्चन का पहला पार्ट रेडियन डिफाइन करें, लेकिन एग्जामिनर चाह रहा है कि आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाए, बाकी मिले ना मिले 2 मार्क्स तो मिल जाए, ठीक है? जी तो सर। क्या थी रेडियन की डेफिनेशन? हर दफा मैं खुद भूल जाता हूँ। रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन इज द एंगल, सॉरी, 1 रेडियन is the angle subtended by an arc equal in length at the center of the circle by an arc uh, equal in length to the radius of the circle. ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर ये आपने प्रूफ करना है कि y1 complete revolution is equivalent to an angular displacement of 2 pi। अच्छा, आई नो कि आपके पास जब आपका जो है वो when the object undergoes 1 complete revolution, so what is the length? ठीक है ना? 360। नहीं, that's what is the length? That's the that is the angular displacement that you are telling, 2 pi or radian or 360. But what is the length that is covered? What is the length?
how much length is covered when an object undergoes one complete revolution? You should tell me in terms of length. So that length covered by an object that goes under one complete revolution is equivalent to the circumference of the circle. Agreed or not? जी सर. So what should be the length then? जैसे उसकी mathematical expression क्या है उस length की? क्या है? जब आपका ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो जो लेंथ कवर करता है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल की? क्या होती है? तो हाँ, 2 pi r. 2 पाई आर. तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास, मैंने आपको एक फॉर्मूला शायद बताया था, मैं लिख भी देता हूँ. आपके पास जो मैंने वो उस दिन बताया था कि ये जो आर्क होता है ना, इसकी जो ये कर्व लेंथ होती है, दैट्स एक्चुअली द पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस दैट वी जस्ट राइट डाउन एज s. It's the arc length and it is equivalent to the r times theta, which is the angle at subtended at the center. So s equals to r theta, and we know that when after one complete revolution, this curved length after one complete revolution is going to be this whole circumference actually. ठीक है ना? It's going to be 2 pi r equals to r times the angle at the center, and angle at the center is what? It's theta. So let's find out कि theta क्या होगा अगर आपका एक ऑब्जेक्ट वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. मुझे पता है उसकी जो कर्व लेंथ है या जो लेंथ वो कवर करता है, the circular length or curved length, that is equivalent to 2 pi r equals to r times theta. So what angle then is going to be then or what is going to be the angular displacement? So 2 pi r divided by r is going to be 2 pi. समझ आई बात या नहीं आई? So जी सर. that is why you have the angular displacement of 2 pi radians, ठीक है ना, after one complete revolution. So how have you come up with this? You have thought that when undergoing one complete revolution, what is the length that is covered? That's 2 pi r, and that is equivalent to r theta. That's the curve length equals to r theta. And you just divide it with r, you're going to get what is going to be your angular displacement theta, and that is 2 pi radians. Is it clear bit or not? जी सर क्लियर है. अच्छा, अब आ जाए आगे. An elastic cord has an unextended length. एक मिनट. इसको मिटा देता हूं. An elastic cord has an unextended length of 13 centimeter. And ये जो cord है इसकी length 13 centimeter है, unextended. And इस मास को रिमूव कर दूंगा ना तो ये 13 centimeter है. अभी मैंने मास किए बिना. One end of the cord is attached to a fixed point C. अब मैं जब मास अटैच करूंगा तो स्ट्रिंग थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी. तो इसकी लेंथ बढ़ के 13 से 14.8 हो गई, as shown in the figure. और ये जो मास है इस पर जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है यानी वेट जो उन्होंने लिखा है दैट्स 5 न्यूटन. ठीक है ना? That's what they have written in the first 3 lines. और होपफुली जो आपको ये सिचुएशन समझ आ गई. ठीक है, समझ आ गई आपको क्या क्या कहना चाह रही है? जी सर. The cord and mass are now made to rotate at constant angular speed. Okay, it's omega in a vertical plane. Now that is again important. Yes, vertical plane, a vertical circle about point C. C the center. When the cord is vertically above C,
आपका कॉर्ड वर्टिकली अबव सी होगा, इट्स लेंथ इज द अनएक्सटेंडेड लेंथ। ऐसी बात है, जब ये कॉर्ड वर्टिकली अबव सी होगा तो ये एक्सटेंड नहीं होगा देन, ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये जो स्ट्रिंग है इट वोंट बी स्ट्रेच्ड, इट वोंट गेट स्ट्रेच्ड व्हेन इट विल बी वर्टिकली अबव सी। व्हेन इट विल बी वर्टिकली बिलो सी, then it's going to be get stretched by the force of gravity, but not when vertically above C. तो उसकी जो लेंथ है फिर वो वही हो जाएगी जो अनएक्सटेंडेड लेंथ थी इनिशियली बिफोर, दैट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इन्होंने उस पे सेकंड उस पे लिख दिया है इन्होंने सारा कुछ। अच्छा, मुझे पता है कि ये जो पोजीशन है जिस पे वर्टिकली बिलो सी है, तो let's write down the equation for FC, which is actually F net on an object. FC will be then, I know कि आपके पास ये that's going to be tension, ठीक है ना। you can consider that to be a spring force, क्योंकि यहाँ पर वो stretch की बात कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ वो tension की बात नहीं कर रहा। if the cord has got stretched or has got extended, so it means that you're gonna have spring force over here in this cord, ठीक है ना, not the tension, ठीक है ना। So FC is going to be equivalent to Fs minus it's going to be Fg, okay. एक मिनट, it's going to be Fg, there's going to be Fs, ठीक है। अच्छा, and so F the expression for FC is going to be Fs minus Fg. So we have over here at this position it is hung stationary, it's not moving right now at this instant, ठीक है ना। अभी जब मैंने मास अटैच किया है it's not moving yet, ठीक है ना। the cord and the mass are made to rotate after then, ठीक है ना। अभी at this instant it's not moving, it's just hung stationary, so you're gonna have FC as equivalent to 0. FC तो कुछ भी नहीं होगी फिर, क्योंकि it's not yet started to rotate, so then FC is going to be 0, and so Fs minus Fg, and so at this position Fs is going to be equivalent to Fg, and we know that spring force is equivalent to K times the extension equals to, or the change in length, extension ले लें या change in length ले लें, extension ले लें, equals to, and Fg is going to be equivalent to mg, and so now right now I don't have K, that's the problem, मेरे पास K नहीं है, yeah that's the problem, मेरे पास K नहीं है। I have the extension कितनी हुई है भाई, इनिशियली 13 थी अनएक्सटेंडेड, और एक्सटेंड होने के बाद 14.8, यानी एक्सटेंड कितनी हुई 1.8 into 10 to the power of -2, that's upon 100 to the meter में, equals to m is m times g is 5 I guess। तो k मेरे पास क्या आ जाएगा, k is then going to be how much, 5 divided by 1.8, it's going to be, I don't know how much, कितना होता है भाई, एक काम करता हूँ मैं इसको सेंटीमीटर में ही रख लेता हूँ, ठीक है जोआ। उसकी वजह ये है कि आगे भी मेरे पास लेंथ सेंटीमीटर में ही है, तो मैं काम करता हूँ सेंटीमीटर में ही रख लेता हूँ। तो के मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 8 इज गोइंग 5 डिवाइड बाय 1.8 इज गोइंग टू बी, अच्छा ये एक रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं इसमें, तो मैं इसको 5 डिवाइड बाय 1.8 ही रख देता हूँ, न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो मैं डेसिमल में नहीं लिख रहा, एक्चुअली ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इसलिए निकाला है ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। एक्सटेंशन देना और ये बताना इलास्टिक कॉर्ड है, दैट शुड लीड यू टू दी फाइंडिंग आउट के और दिस, और मस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्प्रिंग फोर्स है तो उसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसकी एक्सप्रेशन निकलेंगे तो के आएगा, और के आएगा तो आप बाकी वैल्यूज पुट करके के निकालेंगे, तो के आ गया आपका। ये मैंने इसको डेसिमल में नहीं किया क्योंकि ये कंटिन्यूअस डेसिमल है,
तो इसको मैंने एग्जैक्ट रखने के लिए 5 डिवाइड बाई 1.80 रखा है न्यूटन पर सेंटीमीटर, और ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने सिर्फ अभी निकाला है जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई थी फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड के अंदर ये आ गया है अबव सी, ये अबव सी आ गया है। तो अबव सी के अंदर आपके पास the chord and the mass are now made to rotate अच्छा in a vertical, when the chord is vertical and above c, its length is the unextended length, okay। तो आपके पास FC must be equivalent to, अच्छा आपके पास यहाँ पर दोनों ही नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर तो कोई वो नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है FC must be equivalent to FG इस पोजीशन में, ठीक है ना। इस पोजीशन में आपका FC और FG बराबर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपका जो कॉर्ड है वो एक्सटेंड नहीं हुई, तो कोई FS नहीं होगी, स्प्रिंग फोर्स नहीं होगी, तो FC मस्ट बी ओनली इक्विवेलेंट टू FG, ठीक है ना, जैसे मैंने तो लिखा हुआ है, बता देता हूँ। अच्छा फिर क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। शो दैट द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉर्ड एंड द मास इज 8.7। तो अब मैंने ये इक्वेशन यूज कर ली, यानी इस पोजीशन पे मुझे ओमेगा निकालना है, इस पोजीशन पे ओमेगा निकालना है, तो मैंने ये एक्सप्रेशन यूज कर ली, FC इक्वल्स टू FG। FC is m omega square r equals to mg, will get cancelled, omega square times the radius which is the length of the string। यहाँ पे आपकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की कॉर्ड की, that is going to be the radius which is 13 equals to 9.81, and so omega is going to be then 8.7। ठीक है जोहा, कैंसिल हो जाएगा। जोहा क्लियर हो गया बेटा? जी सर। अच्छा अब मुझे क्या करना है जोहा, कि आपके पास कॉर्ड एंड मास रोटेट, अभी कॉर्ड एंड मास रोटेट कर रहे हैं, और अब ये मतलब मुस्तकिल रोटेट कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है कि अब जब ये रोटेट कर रहे हैं, तो जब ये आपका मास वर्टिकली बिलो सी आएगा ना, तो इसका क्यों करके, जब ये आपका रोटेट होता हुआ जब मास आपका वर्टिकली बिलो सी आएगा, तो उसकी लेंथ क्या होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। जब ये वर्टिकली बिलो सी था ऊपर, लेकिन उस वक्त रोटेट नहीं कर रहा था, तो उसकी लेंथ 14.8 थी स्टेशनरी जब था। लेकिन अब ये रोटेट होता हुआ वर्टिकली बिलो सी आ रहा है, तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो अब आप कुछ सोच सकते हैं कि मुझे के की जरूरत थी, तभी ऊपर स्टेशनरी पोजीशन पे मैंने के निकाला था, ताकि मैं नीचे यूज कर सकूं, ठीक है ना। तो इक्वेशन मेरी सेम रहेगी, FC इक्वल्स टू वर्टिकली बिलो सी का मतलब है ऊपर FS नीचे FG, यानी FS माइनस FG, और मुझे निकालनी है लेंथ। लेंथ कैसे आएगी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो दरअसल पहले मैं FS निकालूंगा, क्योंकि FC में तो लेंथ आती नहीं, ना FG में आती है। FS विल बी इक्विवेलेंट टू FC प्लस FG, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। तो अब मैं दरअसल यहाँ पर लिखता हूँ FC। FC क्या होगी भाई,
FC क्या होगी, m ओमेगा स्क्वायर, और r क्या होगा, दरअसल अगेन लेंथ ऑफ द कॉर्ड एट दिस पोजीशन। जब वो रोटेट होती हुई वर्टिकली बिलो सी आएगी तो उस वक्त जो लेंथ होगी जो कि मुझे फाइंड आउट करना है वो दरअसल रेडियस भी होगा, तो मैं L ले लेता हूँ उससे। L ही है ना, L ही रखा है इन्होंने, L ही लेना है आपने, और कोई वो नहीं ले सकते। प्लस FG विच इज mg, ठीक है ना, और FS क्या आएगा आपका, K टाइम्स एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन क्या होगी आपकी, इसको भी मैं इन टर्म्स ऑफ L लिख सकता हूँ कि एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं, जो आपकी उस पोजीशन पे न्यू लेंथ है L माइनस ओरिजिनल लेंथ यानी अनएक्सटेंडेड लेंथ माइनस 30, ये एक्सटेंशन हो गई इन टर्म्स ऑफ L इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर L प्लस mg। अब मैं वैल्यूज पुट इन कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1.8 टाइम्स L माइनस 13 इक्वल्स टू व्हाट इज m, व्हाट इज m, व्हाट इज m, व्हाट इज m, that's 5, it's going to be 5 divided by 9.81 multiply by, that's going to be omega, omega क्या है 8.7, हमने ऊपर निकाली है, रोटेट होना शुरू हो गई थी, टाइम्स L क्या है, टाइम्स L which is again L plus 5। तो यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, दैट्स गोइंग टू बी 2.78 L माइनस into 13 36.1 equals to 2.78 into 8.7 into 8.7, so it's going to be 210.4 L plus 5, so ये आपका हो जाएगा अच्छा, ये L जो है ना, एक मसला ये है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस, क्योंकि ये आपका रेडियंस पर सेकंड में है, पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर, मतलब ये पर सेंटीमीटर है, तो टाइम्स लेंथ करूंगा इन सेंटीमीटर तो न्यूटन ही हो जाएगा, इसका भी कोई इशू नहीं है, बस सही है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें एक इशू है यार, इज दिस सम इशू ओवर हियर, हाँ ये L डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, सॉरी, यस, क्योंकि यहाँ पे ना ये है आपका जोहा पर सेंटीमीटर यानी अपॉन सेंटीमीटर, और इनटू अगर आप ये दोनों लेंस करेंगे यानी इनटू सेंटीमीटर करेंगे तो आपके पास ये जो दो वैल्यूज आएंगी इसमें सेंटीमीटर नहीं होगा, कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर रहेगा ना, तो उसको डिवाइड बाय 100 करना है ताकि वो मीटर में रहे, तो ये डिवाइड बाय 100 मींस 2.10, 2.104, 2.10 इनफैक्ट L प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 2.78 minus 2.10, it's going to be 0.68 L equals to 41.1, तो L आपके पास क्या आ जाएगा 41.1 divided by 0.68, it's going to be 60.44, 36, 41, 41.1, 0.68 L equals to 41.1, तो L आपका क्या आ गया 60.4 सेंटीमीटर, 60.4 मीटर्स, सेंटीमीटर, पहले कितनी थी, नहीं ये तो गलत आ रही है, इसका मतलब है, लेट मी सी, लेट मी सी, आपकी जो है गलत क्यों आ रही है भाई, m सही है, ओमेगा स्क्वायर mg आपका 5 है,
5 divided by 1.8, 2.78 L into 13 minus 36.1, ठीक है ना? Equals to 5 divided by 9.81. ओहो ये गलती कर दी थी ना, इंटू 8.7 इंटू 8.7, हाँ डिवाइड बाय 100, ये आ गया 38.5, 0.386 आएगा ये, सॉरी माय मिस्टेक, ये आएगा 0.386, 0.38 L कर लें इसे, और 2.78 में से 0.38 निकाल दें तो 2.4 आ जाएगा, 2.4 L, ठीक है ना, और 41.1 को डिवाइड बाय 2.4 कर दें तो 17.125 आ जाएगा। तो L आपका क्या आ जाएगा, 17.1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कर लें, 2 ही आ रहा है वैसे राउंड ऑफ करके। इज इट क्लियर और नॉट मिस जोहा? क्लियर है सर। अच्छा इसमें कुछ और सवाल भी हैं, 2 3 4, ज्यादा नहीं है, 1 2 नहीं, ये एक ही सवाल था ना, नहीं 1 2 और 3 और 4 सवाल मैंने कर दिए हैं, और मेरे ख्याल से 3 से 4 सवाल और हैं, तो वो आप बेटा कंप्लीट अटेम्प्ट कर लिएगा। कोई मुश्किल होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हो सकता है उसमें मैथमेटिक्स में आपको शायद प्रॉब्लम आए, लेकिन ये कि वो आप अटेम्प्ट करके मुझे बताइएगा। मैं थर्सडे को 2 आवर की क्लास लूंगा ना, तो पहले क्वेरीज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, और फिर देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है बेटा? जी सर, आप ये क्वेश्चन भेजेंगे? हाँ ये लेक्चर फाइल भेज देता हूँ, और जो आपके टॉपिकल क्वेश्चन है वो भी भेज देता हूँ, ठीक है बच्चा? जी ठीक है।